ठीक है, ध्यान दो। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि विकिरण है क्या और द्रव्य। ठीक है, विकिरण मतलब एक प्रकार की प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा। और द्रव्य, द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। तो हम लोग केवल बात करें पदार्थ की, मतलब पदार्थ केवल कौन वाली? ठोस वाले। ठीक है, तो 2 चीजें कंप्लीट करनी, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत मतलब है डबल, ड्वेल नेचर। ठीक है, ड्वेल नेचर। अब समझो ध्यान से। सबसे पहली बात कि विकिरण है क्या, और इस चैप्टर में मतलब टॉपिक कौन कौन से पढ़ने। ठीक है, तो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के अंतर्गत सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, पहला पॉइंट। अब अगर इसकी बात करें हम लोग, दूसरा टॉपिक है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को स्पष्ट कीजिए या इसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, क्लियर बात है तक की? अब देखो हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के अलावा इसमें टॉपिक पढ़ने देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, और देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, और कार्यफलन, कार्यफलन। ठीक, मेन टॉपिक है कार्यफलन, कार्यफलन। अच्छा, इसके अलावा जैसे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की जो घटना है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना को स्पष्ट कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, एक देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, स्पष्ट कीजिए, 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन। देहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए, 1 या 2 नंबर क्वेश्चन। कार्यफलन को परिभाषित कीजिए और साथ में इसका फार्मूला लिखिए। ठीक है, देखो सबसे पहले विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति है। तो विकिरण में क्या पढ़ने? प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, और द्रव्य मतलब पदार्थ, कोई पदार्थ है जैसे कि ठोस। अब ठोस में कौन कौन चीजें आएंगी? धातु, धातु आएगी। ठोस में मेन टॉपिक पढ़ने हैं धातु। ठीक है, बोल लेने बिल्कुल। द्वैत प्रकृति, द्वैत मतलब ड्वेल नेचर। ठीक है, ड्वेल मतलब है कि कोई भी पदार्थ है या कोई, जैसे हम लोग बात किसी कर रहे हैं विकिरण और प्रकाश की, तो प्रकाश की ड्वेल नेचर का मतलब क्या है? 2 प्रकृति, कण और तरंग प्रकृति। ठीक है, कौन कौन सी? कण और तरंग प्रकृति। मतलब प्रकाश के अंदर 2 प्रकार के गुण है, कौन कौन से? कण और तरंग प्रकृति। लेकिन यहाँ पे बात प्रकाश की नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? द्रव्य की। तो द्रव्य की प्रकृति मतलब क्या है कि द्रव्य में 2 प्रकार के गुण है, कौन कौन से? कण और तरंग। समझे तक की बात? अब समझो आगे। विकिरण में प्रकाश ऊर्जा है। अब टॉपिक के अंदर पढ़ने क्या क्या बोले? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। सबसे मेन टॉपिक है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा दीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या क्या पढ़े? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब जब भी किसी की सतह से कोई पदार्थ निकले, तो निकलने मतलब क्या है? उत्सर्जन। देहली तरंगदैर्घ्य, देहली आवृत्ति और कार्यफलन। क्या पढ़ने हैं? कार्यफलन। अब मेन टॉपिक समझो। इसके अलावा है दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अच्छा, दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अलावा फिर क्या पढ़ने तुम्हें? तो पढ़ने निरोधी विभव, निरोधी विभव या मंदक विभव। ठीक है, 2-3 नाम है इसके, मंदक विभव, या एक और नाम पेपर में लिख के आ जाएगा, संस्तब्ध विभव, संस्तब्ध विभव। ठीक, बात समझ आ रही है यहाँ तक? संस्तब्ध विभव। अच्छा, इसके अलावा फिर क्या पढ़ने? बस मतलब संतृप्त धारा, संतृप्त धारा। ठीक, मेन टॉपिक दोबारा समझो एक बार। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति है। ठीक है, तो विकिरण के अंदर क्या पढ़ने हैं? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या बताएं? प्रकाश ऊर्जा 3 प्रकार की, या प्रकाश की प्रकृति 3। कौन कौन सी? दृश्य प्रकाश, परावैंगनी प्रकाश और अवरक्त प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश ऊर्जा में क्या क्या पढ़ने? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली आवृत्ति, कार्यफलन, दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, निरोधी विभव और मंदक विभव। इसके अलावा संस्तब्ध मतलब एक ही बात है तीनों की, और संतृप्त धारा। क्लियर बात है तब तक की? ठीक है, लिखो जल्दी, सुनो पहले। ठीक है, इतनी बात क्लियर है तक? अब टॉपिक स्टार्ट करें। और टॉपिक का समझ लो कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में सबसे मेन जो पॉइंट है फोटान। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन ये भी आएगा तुम्हारा कि फोटान किसे कहते हैं और फोटान की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ठीक है, फोटान किसे कहते हैं, फोटान की ऊर्जा का सूत्र। अब जो बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन कैसे? जैसे कि टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश, चलिए काम कर साफ करें।
प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण। ठीक है, मेन टॉपिक स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे सारे पॉइंट खत्म करें। ठीक है, देखो अब जो बड़े नंबर में क्वेश्चन है 5 नंबर में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण। ठीक है, अच्छा दूसरा जो बड़ा पॉइंट है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आइंस्टीन का समीकरण और आइंस्टीन के समीकरण में या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कारण। ठीक है, कारण बताएं या फिर हम लोग या तो क्या बताएं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कारण, या फिर बताएं कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं ऐसी, मतलब कौन कौन सी चाहिए जिनके लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हो सके। ठीक है, समझे इतनी बात। मतलब 2 टॉपिक बड़े हैं, कौन कौन से, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कारण या इसकी आवश्यकताएं क्या क्या। ठीक है, तो 2 टॉपिक अपने बड़े बड़े रहेंगे। अब इसके अलावा तीसरा टॉपिक है स्टीफन का नियम। अच्छा, स्टीफन का नियम संबंधित किससे होगा, तो कृष्णिका विकिरण। ठीक है, कृष्णिका विकिरण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडीज। ठीक है, ब्लैक बॉडीज। अच्छा, फिर चौथे नंबर पे नियम है वीन का नियम। बात समझ रहे, मतलब 4 टॉपिक बड़े हैं जो मतलब जिनसे क्वेश्चन बने या पूछे जाए कि स्टीफन नियतांक का मात्रक बताओ, या फिर वीन नियतांक का मात्रक बताओ, या फिर वीन का नियम किससे संबंधित है, स्टीफन का नियम किससे संबंधित है, या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कारण, और मेन टॉपिक जो 5 नंबर में है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण। ठीक है, टॉपिक लिख लो पहले, फिर स्टार्ट करें आगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए तो अब जो पहली हेडिंग में डालो, पहली हेडिंग क्वेश्चन लिखो एक, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश सही से और याद करने इधर ही। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यही है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए, या पेपर में क्वेश्चन कैसे लिख के आ जाएगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है। ठीक है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अब समझो बहुत ध्यान से, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। सबसे पहली बात, जब प्रकाश की बात करी जाए तो प्रकाश 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 3 पढ़े होंगे सबने। कौन कौन से, दृश्य प्रकाश, ठीक है, परावैगनी प्रकाश, और तीसरा कौन सा, अवरक्त प्रकाश। बात क्लियर याद रखिए, प्रकाश कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, मतलब प्रकाश की 3 श्रेणी है, दृश्य प्रकाश, परावैगनी प्रकाश और कौन सा, अवरक्त प्रकाश। ठीक है, अब बात हम केवल 2 की कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश की और परावैगनी प्रकाश। अब समझिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, मान लो तुम्हारे पास कोई धातु है, कोई भी एक धातु, चाहे आयरन मान लो, चाहे जिंक, या कोई भी एक कॉपर धातु मान लो। ठीक है, और इस धातु की सतह पर क्या हम लोग कर रहे हैं कि कोई भी एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, ये क्या है, प्रकाश किरण। ठीक है, वैसे किरण ना बोल के हम लोग बोले फोटान। क्या बोले, फोटान। समझाया भी फोटान क्या होता है। अगर किसी, ये क्या है, धातु, यदि किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, मतलब तुम्हारे पास कोई भी एक धातु है और धातु की सतह हम लोग क्या कर रहे हैं, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं। अब हेडिंग या परिभाषा कैसे बनाओगे, स्टार्टिंग से, जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिरता है या आपतित होता है, या तो गिरेगा या फिर क्या होगा, आपतित प्रकाश। हमारी, ठीक है, जब किसी धातु की सतह पर या जब किसी धातु के तल पर, जब किसी धातु की सतह पर या जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है। क्या होता है, आपतित।
तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बस हमारे यहाँ तक क्या करें दोबारा। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है या डाला जाता है, ठीक है, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बात समझे यहाँ तक कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। पहले बताओ इतनी बात क्लियर यहाँ तक की याद होगी परिभाषा, ठीक है। अब आगे समझो। जो प्रकाश डाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन। जो प्रकाश गिरा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है, समझो, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो प्रकाश गिरा है उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? फोटॉन। और फोटॉन गिरने से जो इलेक्ट्रॉन निकले उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या इनका अन्य नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के कारण क्या उत्पन्न होगी? वैद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के कारण क्या आएगी? वैद्युत धारा। तो उस धारा को हम लोग बोलेंगे प्रकाश वैद्युत धारा। क्या बोलेंगे? प्रकाश वैद्युत धारा। बस हमारी यहाँ तक की पूरी परिभाषा सुनो एक बार याद, ठीक है। हेलो, सीधे बैठ जाओ। पहले बात किया पहली, दोबारा सुन ध्यान से। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है? पहली बात, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। धातु की सतह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तथा निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न होने वाली धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत धारा। कन्फर्म यहाँ तक की बात? परिभाषा लिखो, लिखो डेफिनेशन। लिखो डेफिनेशन लिखो। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तथा इस प्रकार निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एवं उत्पन्न होने वाली धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। उत्पन्न होने वाली धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन यहाँ तक की पूरी साथ याद होगी, ठीक है। अब सिंपल से एक फिगर से बना लो आराम से, जो साफ दिख जाए पूरा, ठीक है। और पेपर में फिगर बनानी है ताकि और अच्छे से कंफर्म हो जाए। बाकी डेफिनेशन पूरी होगी, फिर नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए अगर सही बनाने कैसे देखो,
उत्पन्न होने वाली धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, उत्पन्न होने वाली धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अरे बिटिया डेफिनेशन पहले हो चुकी है। ठीक है, अब उत्पन्न वाली धारा क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक है, समझ के बाद अब धातु है, समझो स्टार्टिंग परिभाषा हो चुकी, याद चालू हो गई। धातु है और हम लोग क्या गिरा रहे धातु सतह पे? धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, और जो प्रकाश है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फोटान। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फोटान। याद कर लो, फोटान की ऊर्जा होती है h न्यू। फोटान की ऊर्जा क्या होती है? h न्यू। ये न्यू का चिन्ह है, h न्यू, समझ गए? और जैसे ही फोटान गिरे हैं धातु सतह पे तो क्या निकले हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या निकले हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे कण होते हैं? ऋणावेशित कण। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि ये किसके कारण निकले हैं? प्रकाश के कारण निकले। या फिर क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है? देखो सबने पढ़ा, आवेश वाहक। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आवेश वाहक। तो आवेश वाहक के कारण क्या होगी? चालकता, और चालकता से क्या होती है? वैद्युत धारा। तो जो वैद्युत धारा बनेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा। और ये पूरी जो घटना है, पूरा जो इवेंट हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूरे इवेंट को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो समझ गए इतनी बात यहाँ तक? ठीक है, जल्दी लिखो, फिगर बनाओ, डेफिनेशन होगी पूरी। ठीक है, चलो आगे देखो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट तुम्हारे। ठीक है, 2 नंबर याद कर लियो, शायद पूरा कंप्लीट। आगे देखो, अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग है फोटान किसे कहते हैं, या क्वेश्चन फोटान किसे कहते हैं? फोटान, हाँ फोटान मेन पॉइंट है। अगर फोटान पता है तो आधी समस्या खत्म। फोटान किसे कहते हैं? ठीक है, पहले छोटे छोटे पॉइंट बनाओ, फिर बड़े बड़े टॉपिक लाएंगे हम लोग। फोटान किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, एक वैज्ञानिक है प्लांक। वैज्ञानिक कौन है? प्लांक। वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार, वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार कोई भी पदार्थ है, अब पदार्थ पता है सबको, पता कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पदार्थ हैं, या पढ़े 5 प्रकार के पदार्थ हैं अपने। ठीक है, तो पदार्थ जो भी है उस पदार्थ से क्या होगा? मान लो हम कोई धातु लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो या तो धातु क्या करेगी? अवशोषण। या तो धातु क्या करेगी? अवशोषण। किसका अवशोषण? प्रकाश ऊर्जा का। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। और अगर कोई वस्तु या कोई पदार्थ अवशोषण कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उत्सर्जन। मतलब कोई भी प्रक्रिया है तो बैलेंस रखनी है, तो या तो अवशोषण या फिर क्या होगा? उत्सर्जन। तो कोई भी पदार्थ है या तो प्रकाश का अवशोषण करे या फिर क्या करे? प्रकाश का उत्सर्जन। तो प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन सदैव ऊर्जा के पैकेटों या बंडलों के रूप में होगा। मतलब जो भी प्रकाश ऊर्जा निकलेगी वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में निकलेगी। क्या बोलेंगे? प्रकाश ऊर्जा के पैकेट, प्रकाश ऊर्जा के पैकेट, या फिर क्या बोलेंगे? बंडल। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं फोटान। क्या बोलते हैं? फोटान। पास हमारी है। वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार, वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार किसी भी पदार्थ से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, किसी पदार्थ से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में, मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे क्या होंगे? पैकेट या फिर क्या होंगे? बंडल। इन बंडलों को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटान। क्या बोलते हैं? फोटान। और फोटान की जो एनर्जी होती, ऊर्जा होती, E बराबर h न्यू। E बराबर क्या होती है? h न्यू। अच्छा, h क्या है? तो h है प्लांक नियतांक। तो देखो E बराबर h न्यू। E बराबर क्या है? E मतलब है फोटान की ऊर्जा। E मतलब क्या है? फोटान की ऊर्जा। ठीक है, और h क्या है? h मतलब है, h मतलब प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है? देहली आवृत्ति। न्यू क्या है? देहली आवृत्ति। समझ कितनी बात याद रखिए, लिखो जल्दी से, परिभाषा लिखो पहले। वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार, वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ से शांति पढ़ लो आराम से। किसी पदार्थ से ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, प्लांक के अनुसार किसी पदार्थ से, किसी
पदार्थ से ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, अवशोषण या उत्सर्जन प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, जिसे फोटान कहते हैं, इसे फोटान कहते हैं, फोटान कहते हैं। फोटान की ऊर्जा को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, फोटान की ऊर्जा को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, फोटान की ऊर्जा को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, समझ गए इतनी बात यहाँ तक की? क्या चीज है? फोटान किसे कहते हैं? मतलब वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार किसी पदार्थ से प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटान। और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा क्या होती? ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। ई बराबर क्या होगा? एच न्यू। ठीक है, अब ई एनर्जी है, एच क्या है? एच है प्लांक नियतांक। एच क्या है? प्लांक नियतांक। और न्यू क्या है? फोटान की आवृत्ति। फोटान की आवृत्ति नीचे लिखो। एक फोटान की ऊर्जा, नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के, एक फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू। एक फोटान की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू। फोटान की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, जहां एच बराबर प्लांक नियतांक, एच बराबर क्या है? प्लांक नियतांक। अच्छा, एच की वैल्यू याद कर लो। एच का मान 6.6 गुणे में 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, 6.6 गुणे में 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, दूसरी बात न्यू। न्यू मतलब है फोटान की आवृत्ति, फोटान की आवृत्ति, फोटान की आवृत्ति। समझ गया था की बात? फोटान की आवृत्ति। अब आगे समझो। अगर मान लो आवृत्ति नहीं पता, आवृत्ति अगर नहीं पता है तो आवृत्ति के स्थान पे न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा क्या है वो समझ लो। न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। जहां लैम्डा, लैम्डा बराबर तरंग दैर्घ्य। लैम्डा क्या होगी? तरंग दैर्घ्य। किसकी तरंग दैर्घ्य? फोटान की तरंग दैर्घ्य। तो अगर फोटान की तरंग दैर्घ्य है तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, मान लो फर्स्ट नंबर इक्वेशन है, तो ई बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है? एच न्यू, एच न्यू। अब न्यू के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग? सी अपॉन लैम्डा। तो एच सी अपॉन लैम्डा। तो दो फार्मूले बनाओ इसके कि फोटान की ऊर्जा या तो क्या होगी? एच न्यू, या फिर क्या होगी? सी अपॉन लैम्डा। समझ गया तक की बात पूरी? अब बस पढ़ लो आराम शांति, खुजली है। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। थोड़ा फायदा करवाए थे ना। ठीक है, सेकंड। अब अगला क्वेश्चन लिखो, थर्ड नंबर। आधी आवाज तो बाबा देखे गए इतनी हड़ फाड़ की आवाज दे रहे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, परिभाषित कीजिए। समझो बहुत ध्यान से। पहली परिभाषा क्या थी? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो क्या लिखवाई थी कि जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। लेकिन कितनी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए कि इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, या कितनी ऊर्जा का प्रकाश डाला जाए कि इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो कार्यफलन का मतलब एक तरीके से है न्यूनतम ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? न्यूनतम ऊर्जा। अब समझो बहुत ध्यान से। पहली बात ये समझ लो, कार्यफलन को हम लोग या तो फाई या डब्लू, कार्यफलन को या तो फाई या फिर डब्लू से प्रदर्शित करेंगे। दूसरी बात समझो, तुम्हारे पास कोई भी एक धातु है या धातु की प्लेट है, धातु की प्लेट। पहली टॉपिक समझने से बिल्कुल सिंपल सी बात है।
हम लोग क्या करें, किसी भी धातु की प्लेट पर प्रकाश ऊर्जा डाल दें। कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा। और प्रकाश ऊर्जा में क्या होते हैं? फोटान। तो फोटान की ऊर्जा हमने कितनी बताई अभी? एच न्यू। कितनी बताई? एच न्यू। अब तुमने जैसी फोटान की ऊर्जा डाली है तो उसे क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला था? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोले? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। आप समझो बहुत ध्यान से। परिभाषा ये है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हमें धातु की जरूरत क्या निकालने? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा चाहिए? तो प्रकाश ऊर्जा। क्या चाहिए? प्रकाश ऊर्जा। तो हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है उसे हम लोग कहते हैं उस धातु का कार्यफलन। फोटॉन का नहीं, किसका? धातु का कार्यफलन। पासन मारिए यहां तक। क्या कहें? दोबारा सुनो ध्यान से। कोई भी धातु है, धातु की सतह पर हमने क्या गिराया है? फोटान। क्या गिराया है? फोटान। अच्छा, फोटान की ऊर्जा कितनी है? एच न्यू। फोटान की ऊर्जा कितनी है? एच न्यू। अब अगर तुमने फोटान गिराए हैं तो या तो फोटान की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हो या फिर उससे ज्यादा, या तो बराबर या फिर उससे ज्यादा। तो मतलब कैसी ऊर्जा? अगर हम पेपर जैसे तुमसे कहें कि तुम पेपर में कम से कम 60% नंबर लाने, कम से कम 60 लाने, मतलब तुम उससे ऊपर ला सकते हो। 60 से ऊपर 70, 80, 90, 100। वैसे क्या बोले कि हमें कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए? एच न्यू, मतलब फोटान के बराबर। लेकिन अगर हम कहें कि हमें इससे ज्यादा अगर मिल जाए तो क्या नुकसान है? अगर ज्यादा मिल गई तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे? कार्यफलन क्या है? किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? कार्यफलन। अब डेफिनेशन लिख लो, पूरी याद करो एक बार में। क्या कहोगे? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई या डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कार्यफलन का सूत्र बताओ, क्या बताओ? कार्यफलन का सूत्र, वर्क फंक्शन का फार्मूला बताओ, तो फाई बराबर डब्ल्यू। अब या तो फाई लिखो या फिर क्या लिखो? डब्ल्यू। और दोनों की ऊर्जा क्या होगी? एच न्यू। क्या होगी? एच न्यू। लेकिन यहाँ पे एच न्यू के स्थान पे क्या लिखें? एच न्यू जीरो। क्या लिख रहे हैं? एच न्यू जीरो। समझाएंगे अभी। एच न्यू जीरो क्या है? न्यू जीरो पीछे पड़ गया है तो न्यू क्या थी? आवृत्ति। न्यू क्या थी? आवृत्ति। अगर पूछे न्यू जीरो क्या है तो न्यू जीरो होगी यहाँ पे देहली आवृत्ति। क्या होगी? देहली आवृत्ति। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग देहली आवृत्ति क्या होती है। पहले तो इतनी बात कंफर्म यहाँ तक की। कार्यफलन क्या है? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है उसे क्या बोलते हैं? कार्यफलन। कार्यफलन को फाई या डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात? अच्छा, कार्यफलन का फार्मूला क्या है? फाई या डब्ल्यू बराबर एच न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या है? देहली आवृत्ति। अच्छा, एच क्या है? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान क्या लिखा है? 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। समझ के बात यहाँ तक कि? अब सुनो, अगर हम कहें कि हमें न्यू जीरो नहीं लिखने भाई तो हम पीछे पढ़ा के आए थे न्यू जीरो बराबर क्या फॉर्मूला था? सी अपॉन लैम्डा। लेकिन वहां था न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। हम लोग पढ़ रहे देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य, तो न्यू जीरो बराबर सी अपॉन लैम्डा जीरो। आसान मारी। लैम्डा के स्थान में क्या लिख दो? लैम्डा जीरो। अब कोई पूछे आगे फार्मूला क्या होगा तब? मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट? तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फाई बराबर या डब्ल्यू बराबर एच न्यू जीरो। अब न्यू जीरो क्या है बताओ? न्यू जीरो क्या है? सी अपॉन लैम्डा। तो बस भाई फाई बराबर फार्मूला क्या होगा? एच सी अपॉन लैम्डा जीरो। अब सी क्या है? तो सी होता है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती? सी। सी बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और है क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? इतना बताओ बस। क्लियर? लिखो जल्दी डेफिनेशन एक बार। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी धातु की सतह से, जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, इलेक्ट्रॉनों के
उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है कमा कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, क्लियर बात है यहाँ तक कि कार्यफलन कहलाता है। इसे फाई या डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात कन्फर्म। अब देखो यहाँ से लिखो स्टार्टिंग, कार्यफलन बराबर ये लिखो पहले और फिर ये पॉइंट। ये फिगर नहीं बनानी क्योंकि फिगर पहले बना चुके हम लोग। ठीक है, इतनी बात करें यहाँ तक। कहाँ चलेगा? कार्यफलन से और फिर यहाँ आगे। वो बिगाड़ की तरफ पक्का फेल है अंदर। पढ़ जा आराम से, आप कहे फेल हो जाओगे तो। मैं चल कैलेंडर सही है। 8-9 पार्ट पढ़ाए पूरे, वो तैयार करो बस, उतने आराम से नंबर फिक्स हो जाए तुम्हारे। या तो सेकंड पेपर पढ़ लो, सेकंड ही पढ़ लो पूरा आराम से। सेकंड नहीं फंसी है सबसे। सेकंड आ जाए, सेकंड में आ जाएंगे। पहले सेकंड खत्म करें, विकरण ऊर्जा। जगह कितना खाओ लिखने को सुबह टाइम करने का। आज ये खत्म करो, कल परमाणु पढ़ लें, परसों नाभिक पढ़ लें, फिर सन डायोड पढ़ लें, पीएन संधि और एनपी और पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ लें, फिर भंजक डायोड है तो अगर है तो पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो बंद करो। ठीक, क्लियर, यहाँ तक की बात आ गई। पाठ पूरा खत्म करो पहले यहाँ तक। क्लियर, कार्यफलन की डेफिनेशन याद होगी। कार्यफलन की डेफिनेशन क्या होगी? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, क्या बोलते हैं? कार्यफलन कहते हैं। इसे डब्ल्यू या फिर फाई से प्रदर्शित करेंगे। फाई बराबर एच न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या है? दहली आवृत्ति। और अगर सी की बात करें, सी प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल और कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और एच क्या है? प्लांक नियतांक। और एच का मान क्या लिखा है? 6.6 × 10⁻⁴ जूल इंटू, हाँ पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्लांक नियतांक का मात्रक बताओ, जूल इंटू सेकंड। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, न्यू जीरो C/λ0। न्यू जीरो का फार्मूला है C/λ0। लैम्डा जीरो क्या है? दहली तरंग दैर्घ्य। क्या है? दहली तरंग दैर्घ्य। और आगे फार्मूला क्या बनेगा? फाई बराबर W/SC/λ0। फार्मूला कंप्लीट अपना। आगे सुनो, अब क्वेश्चन तो बनेंगे 2 और बनेंगे इससे। कौन कौन से? दहली आवृत्ति और दहली तरंग। चलो हेडिंग, दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। चलो, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, दहली आवृत्ति एक बार में याद करो, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दहली आवृत्ति, जैसे आप लोग क्या पढ़ रहे पीछे अभी कि कोई भी अपने पास धातु की प्लेट, एक ही पॉइंट है बस, धातु की प्लेट। ठीक, अब पहला काम करने क्या भाई कि धातु की प्लेट पे क्या गिराएंगे हम लोग? बताओ। फोटान। क्या गिराएंगे? फोटान। हमें गिराने हैं धातु सतह पे फोटान। अच्छा, फोटान की ऊर्जा कितनी है? h/0। क्या है? h/0। जब फोटान गिरेगा तब क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, गिरा क्या है? प्रकाश ऊर्जा। और प्रकाश ऊर्जा किसके रूप में चलती है? किसके रूप में चलेगी? पैकेटों या बंडलों के रूप में। पढ़ गया है हम लोग पीछे, पैकेट या बंडलों के रूप में। और पैकेट या बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटान। जैसे ही फोटान गिरे तुरंत क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कब निकले? इलेक्ट्रॉन कब निकले? जब क्या गिरा? फोटान। इलेक्ट्रॉन कब निकले? जब क्या गिरा? फोटान। तो मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि कब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कब नहीं निकलेंगे, तो पहला पॉइंट समझो, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। उत्सर्जित होंगे कब? पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों है, नोट पॉइंट बना के लिखना है ऐसे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तब जबकि या तो ऊर्जा
फोटान की ऊर्जा के बराबर हो, फोटान की ऊर्जा के बराबर बराबर हो या अधिक हो, या कैसी हो, मतलब समझ रहे भाई, या तो ऊर्जा किसके बराबर हो, मान लो फोटान के पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, कितनी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तो इतनी ऊर्जा हो या 500 से ज्यादा हो, 500 कैसी हो ज्यादा, अगर 500 से कम है 400 तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाले, मतलब वहां पे कौन सी घटना नहीं होगी बताओ। अगर हम कह दें कि किसी फोटान की ऊर्जा है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, फोटान की ऊर्जा, तो कम से कम अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए 500, 500 से नीचे नहीं हो, अगर 500 से नीचे है तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन ना निकले तो वहां पे फिर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना नहीं होगी, समझ गए। अब सुनो दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि या तो ऊर्जा फोटान की ऊर्जा के बराबर हो या फिर कैसी हो, अधिक, कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आवृत्ति आवृत्ति दहली आवृत्ति के समान या अधिक, मतलब जो प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश में क्या होती है आवृत्ति, फोटान में क्या होती है आवृत्ति, जो प्रकाश की आवृत्ति है वो या तो दहली आवृत्ति के समान हो, दहली आवृत्ति के समान हो, या उससे कैसी होनी चाहिए अधिक, मतलब कम नहीं होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए कम। अच्छा, पिछली परिभाषा में कार्यफलन में हमने कैसी ऊर्जा बताई थी, न्यूनतम ऊर्जा, कैसी ऊर्जा न्यूनतम, तो अगर पूछे कि यहाँ कैसी आवृत्ति होनी चाहिए, न्यूनतम आवृत्ति, कैसी आवृत्ति, देखो हमने पॉइंट क्या लिखवाया कि ऊर्जा फोटान की ऊर्जा के बराबर या अधिक, हम कहे तुम्हें कम से कम 60% नंबर लाने हैं, मतलब या तो 60 या फिर 60 से ऊपर, और जहां कम से कम आए वही कौन सी ऊर्जा होगी, न्यूनतम ऊर्जा। तो बताओ डेफिनेशन क्या होगी, बोलो। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं, और दहली आवृत्ति को ν0 से प्रदर्शित करते हैं। अगर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, समझ गए। दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति इलेक्ट्रॉन, देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यदि किसी फोटान की आवृत्ति या किसी धातु की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होगी या नहीं, हम लोग क्या कहेंगे, नहीं होगी, क्योंकि कम से कम आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, बराबर या फिर उससे अधिक, समझ गए। डेफिनेशन लिखो, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, कामा दहली आवृत्ति कहलाती है, दहली आवृत्ति कहलाती है। इसे ν0 से प्रदर्शित करते हैं, इसे ν0 से प्रदर्शित करते हैं, ये बना ν0, ठीक है, ν0 से प्रदर्शित करते हैं। समझे यहाँ तक की बात, डेफिनेशन कंप्लीट है, 2 नंबर पक्के तुम्हारे, 2 या 1 नंबर जो भी आए मतलब उतने पक्के हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना कब होगी, नोट बना के लिखो, नोट इतना, प्रकाश ब्लैक पेन से, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना कब संभव होती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना कब संभव होती है, ठीक है। देखो नंबर 1, अच्छा पहला पॉइंट ये बताओ कि मतलब उत्सर्जन कब होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, धातु सतह पे फोटान गिरा है, क्या गिरा है, फोटान, तो मतलब 2 पॉइंट है, देखो नंबर 1, जबकि आपतित प्रकाश, कैसा प्रकाश, आपतित का मतलब गिरने वाला प्रकाश, किस पर, धातु पर, ठीक है। नंबर 1 है जबकि आपतित प्रकाश की ऊर्जा फोटान की ऊर्जा के बराबर
फोटॉन की ऊर्जा के बराबर या बराबर या उससे अधिक हो, बराबर या उससे अधिक हो। ठीक है, पहला पॉइंट है जो ऊर्जा है किसकी, प्रकाश की, वो या तो फोटॉन की ऊर्जा के बराबर हो या फिर कैसी हो, अधिक हो। ठीक है, नंबर 2 लिखो। नंबर 2, जबकि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ये लिखे पॉइंट, जबकि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के समान, देहली आवृत्ति के समान या उससे अधिक हो, देहली आवृत्ति के समान या उससे अधिक हो। मतलब पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अगर ऊर्जा देहली आवृत्ति, अगर आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, और अगर बराबर है या फिर कैसी अधिक, तभी घटना संभव हो। ठीक है, तो 2 पॉइंट थे, एक तो कार्यफलन और एक क्या था, देहली आवृत्ति। क्लियर बात यहाँ तक की, समझ गए इतनी बात। अब अगली हेड डालो जल्दी से, देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अगला पॉइंट है देहली तरंग दैर्घ्य। कहाँ बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। देखो देहली तरंग दैर्घ्य, अब जब देहली आवृत्ति पढ़ी, क्या पढ़ी, देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति में पॉइंट क्या लिखवा है, न्यूनतम आवृत्ति। कैसी आवृत्ति, आज पढ़ो यार भैया, कंप्लीट करो पूरा पाठ, कम से कम 3-4 नंबर है ये मान लो। ठीक है, देहली आवृत्ति। ठीक है, देहली आवृत्ति कैसे, अच्छा आवृत्ति जब पढ़ रहे थे हम लोग तो वहां बोली न्यूनतम आवृत्ति। अच्छा, आवृत्ति में और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध लिखवाया हमने, न्यू जीरो बराबर सी अपॉन लैम्डा जीरो, न्यू जीरो बराबर सी अपॉन लैम्डा जीरो। अब समझो, अगर हम सी को नियतांक माने, क्या माने, नियतांक, तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा, समानुपाती का। अगर हम सी को नियतांक माने तो चिन्ह किसका आएगा, समानुपाती का। तो आप समझो, है तो समानुपाती का चिन्ह, लेकिन 1 अपॉन लैम्डा जीरो है। क्या है, 1 अपॉन लैम्डा जीरो, मतलब जो एक तरीके से क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अगर हम कहें कि चिन्ह किसका है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, लेकिन लिखा कैसे 1 अपॉन, मतलब कैसा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये हुआ, अगर आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति कैसी है, ज्यादा, तो तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, कम, तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, कम। और अगर आवृत्ति कम है तो तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, ज्यादा। अब तुम बताओ, हमने देहली आवृत्ति में कैसी आवृत्ति बताई, न्यूनतम या अधिकतम, न्यूनतम बोलिए अपने, वह है न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। अगर वहां न्यूनतम वर्ड यूज किया तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अधिकतम। वर्ड कौन सा आएगा, अधिकतम, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, तो डेफिनेशन क्या होगी। अब देखो फिगर वही रहेगा, धातु की प्लेट बनाओ, एक प्लेट पे क्या करेंगे, फोटॉन, क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, लेकिन कब निकलेंगे वो पॉइंट है। तो लिखो परिभाषा, इसकी परिभाषा लिखो, ऐसे लिख लो, बोर्ड पे लिख के नहीं बताएंगे, लिखना। वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से, जो किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, कमा, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, क्लियर बात है यहाँ तक की, बोलो, समझ गए इतनी बात। अब क्वेश्चन है देहली तरंग दैर्घ्य, तो कर लोगे आराम से अच्छी तरीके से। अच्छा, ये पॉइंट 1 क्या है, तो हमने भी लिखवा दिया, इसमें पहली पॉइंट लिखवा चुके हैं। अगर पूछे कि कम से कम कितनी आवृत्ति चाहिए, तो कम से कम देहली आवृत्ति चाहिए। अगर देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, या तो बराबर या फिर कैसा, ज्यादा। लेकिन अगर पूछे तरंग दैर्घ्य की बात करें तो या तो तरंग दैर्घ्य होनी चाहिए इतनी या फिर इससे कम, या तो इतनी या फिर इससे कम, इससे ज्यादा ना होनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखो, इसे लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं,
इसे लैम्डा 0 से प्रदर्शित करें। ठीक, समझे यहाँ तक की बात? डालो हेडिंग आगे, स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम, स्टीफन का नियम। पहले सारे छोटे पॉइंट खत्म करेंगे हम लोग, उसके बाद बड़ा पॉइंट। स्टीफन का नियम, आराम पढ़ो, सारे क्वेश्चन वही है जो पेपर में आने वाले। स्टीफन का नियम, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ये समझो भाई, नियम दिया किसने? जिसके नाम पे नियम है उसने नियम दिया होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई नियम दिया था स्टीफन ने। कौन थे? स्टीफन नाम के वैज्ञानिक थे। नियम किसने दिया? स्टीफन नाम के वैज्ञानिक। लेकिन प्रमाण किसने दिया, मतलब सैद्धांतिक रूप किसने दिया है? उसका नाम था बोल्ट्जमैन। समझो, सबसे पहले स्टीफन ने नियम दिया। नियम लोग पढ़ेंगे क्या है नियम, लेकिन प्रमाणिक या हम लोग कहते हैं कि सैद्धांतिक प्रमाण। कैसा प्रमाण? सैद्धांतिक प्रमाण किसने दिया? तो सैद्धांतिक प्रमाण दिया था बोल्ट्जमैन ने। किसने दिया भाई? बोल्ट्जमैन। कब दिया? सन 1884। ठीक है, तो पहली बात ये क्लियर है कि जो नियम है उसका प्रमाण किसने दिया है? बोल्ट्जमैन ने। और नियम किसके नाम पे बना है? स्टीफन के नाम पर बना है। ठीक, क्लियर बात यहाँ तक की? अब समझो ये नियम है किसके लिए, तो हम बता दें पहले ही कि स्टीफन का जो नियम है वो आदर्श, आदर्श मतलब जानते हैं आइडियल, मतलब जिनमें कोई कमी नहीं होती। आदर्श कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका विकिरण। अब पहले भाई समझ ले कि कृष्णिका विकिरण होता क्या है। हम लोग बोलते हैं इन्हें ब्लैक बॉडीज। क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडीज, ब्लैक बॉडीज। और इन्हें क्या बोलते हैं? आइडियल। ठीक है, आदर्श ब्लैक बॉडीज कहने का मतलब क्या है? आदर्श कृष्णिका पिंड, ऐसे पिंड, ऐसे पिंड जो 100% प्रकाश का अवशोषण करें, 100% प्रकाश का अवशोषण और 100% उत्सर्जन। जैसे तुम लोग विद्यार्थी, ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ाया जाओ, तुम 100% सीख जाओ और 100% ही तुम किसी को सिखा पाओ, 100% सीख जाओ और 100% ही सिखा पाओ, तो ऐसे पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आदर्श कृष्णिका पिंड। अच्छा, नाम भाई कृष्णिका क्यों पड़ा? क्योंकि ब्लैक बॉडीज ही काले रंग के पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? काले रंग के पदार्थ। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ऐसे पिंड, ऐसे पिंड जो 100% ऊर्जा का अवशोषण करें, या हम ऐसे कहें कि संपूर्ण ऊर्जा का अवशोषण करें और संपूर्ण ऊर्जा का उत्सर्जन करें, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडीज बोलते हैं। तो जो स्टीफन का नियम है वो किसके लिए है? सबसे पहली बात, स्टीफन का नियम किसके लिए है? आदर्श कृष्णिका विकिरण के लिए है। और दिया किसने था? स्टीफन ने। लेकिन सैद्धांतिक प्रमाण किसने दिया? बोल्ट्जमैन ने। नियम क्या है वो समझने वाली बात है। नियम सिंपल सा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाशिक ऊर्जा क्या होती? प्रकाश ऊर्जा, उसे हम लोग ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई। और सबने पढ़ा होगा परम ताप क्या होता है? टी। परम ताप क्या होता है? टी, टेम्परेचर। तो ई है प्रकाश ऊर्जा और परम ताप क्या है? टी। अब ये प्रकाश ऊर्जा कौन वाली है? या तो उत्सर्जित या फिर अवशोषित। हमने क्या बताया भाई? पिंड जो है, जो विकिरण है, वो दो प्रकार के काम करेगा, या तो अवशोषित या फिर क्या करेगा? उत्सर्जित। तो अवशोषित करे चाहे उत्सर्जित करे, दोनों ही केस में कौन सी ऊर्जा है? प्रकाश ऊर्जा। अब जो प्रकाश ऊर्जा ई है वो परम ताप के समानुपाती है, परम ताप के समानुपाती। लेकिन पावर कितनी रहेगी? 4। पावर कितनी रहेगी? 4। मतलब नियम मिल चुका है कि जो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा है, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा है, वो परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती, परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती। इसे क्या होता है? स्टीफन का नियम बोलते हैं। लेकिन नियम है क्या हम बताएंगे अभी, अब आगे समझोगे। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाए तो एक नियतांक आएगा। अच्छा, नियतांक क्या बनेगा? सिग्मा। नियतांक क्या बनेगा? सिग्मा। नानल नहीं है, क्या है? सिग्मा। और गुणे में क्या? टी की पावर 4। तो जो नियतांक है सिग्मा, सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टीफन नियतांक। क्या बोलते हैं? स्टीफन नियतांक। मारी सिग्मा क्या होगा? स्टीफन नियतांक। अब मेन पॉइंट तुम्हें याद कैसे करने? सबसे पहली बात हम लोग क्या कहेंगे कि स्टीफन के नियम का सैद्धांतिक प्रमाण किसने दिया? बोल्ट्जमैन। कब दिया? 1884 में। और जो स्टीफन का नियम है वो किसके लिए है? आदर्श कृष्णिका विकिरण के लिए होता है। अच्छा, विकिरण का काम क्या है? दो प्रकार के काम, या तो अवशोषण या फिर क्या करे? उत्सर्जन। जो अवशोषण करेगा वो उत्सर्जन भी करेगा। जैसे तुम्हें काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लोग कि पढ़ लिया केवल और कुछ सिखा नहीं पा रहे या किसी बता नहीं पा रहे, वो कैसे केवल अवशोषण करे, उत्सर्जन नहीं कर रहे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अवशोषण भी कर रहे और उत्सर्जन भी कर रहे। तो इन पिंडों का यही काम है, या तो अवशोषण या फिर क्या होगा? उत्सर्जन। तो डेफिनेशन क्या है? अगर कोई पूछे कि आदर्श कृष्णिका विकिरण क्या होता है, ब्लैक बॉडीज क्या होते हैं, हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसे पिंड जो संपूर्ण ऊर्जा का अवशोषण करें और संपूर्ण ऊर्जा का उत्सर्जन करें, उन्हें हम लोग बोलते हैं आदर्श ब्लैक बॉडीज। समझ गए यहाँ तक की बात? अब आगे स्टीफन का नियम क्या है वो समझो। पहले नियम लिखो, पहले यहाँ तक की बात नहीं लिखो सब लोग।
अजमेर हाँ बहुत संदेह हूँ समझ हाँ बिल्कुल सही बात है। टाइम हो गया मिट्टी लिख लिया था जमाने में। घंटा काट दीजिए। ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो नियम लिखो। स्टीफन का नियम क्या लिखो, फिर याद करवा रहे हो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका के, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से 1 सेकंड में, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से 1 सेकंड में, 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाली, उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा, उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप की, उसके परम ताप की, उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक, समझे यहाँ तक की बात। अब सबसे पहली बात याद करो कैसे, या फिर थोड़ा लिखो, पहले आगे लिखो। माना, माना किसी कृष्णिका का परम ताप, किसी कृष्णिका का परम ताप T, कैपिटल T है। किसी कृष्णिका का परम ताप क्या है, कैपिटल T है। तथा उसके द्वारा 1 सेकेंड में अवशोषित ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा, ठीक है, तथा उसके द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा, उसके द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा कैपिटल E है, कैपिटल E है, कैपिटल E है। तब देखो पूरी बात समझो दोबारा, क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहली बात है कि जो स्टीफन का नियम है वो दिया किसने, स्टीफन ने, लेकिन सैद्धांतिक प्रमाण किसने दिया, बोल्ट्जमैन ने। कब दिया, 1884 में। किसके लिए, आदर्श कृष्णिका पिंड के लिए होता है, विघटन के लिए होता है। अच्छा, इससे काम क्या है अभी, या तो अवशोषण या फिर उत्सर्जन। ठीक है, अब बात करें कि नियम है क्या, तो हमने क्या दिया, दोबारा एक बार नियम पढ़ो अच्छे से। क्या कहोगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका के, इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका के पृष्ठ से, कैसा पृष्ठ, एकांक पृष्ठ। ठीक है, क्या कहोगे, इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में उत्सर्जित, 1 सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा उसके, किसके, कृष्णिका के, ठीक है, उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। जैसे हमने कहा कि मान लो कोई पिंड है, तो उसने पिंड ने कितनी ऊर्जा अवशोषित करी है, E, और परम ताप क्या है, T। तो E समानुपाती T की पावर कितनी, 4। और जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा T की पावर 4। समझ गए, सिग्मा T का 4। और सिग्मा क्या है, तो सिग्मा होता है स्टीफन नियतांक। सिग्मा क्या होगा, स्टीफन नियतांक। अच्छा, पेपर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मात्रक बताओ। क्या बताओ भाई, स्टीफन नियतांक का मात्रक। शायद याद तक नियम याद हुआ होगा अच्छे से, एक बार रिपीट कर ले नियम, फिर से रिपीट करो। क्या कहोगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा, 1 सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता। अब समझो ध्यान से भी आगे, अगर कोई हमसे पूछे स्टीफन नियतांक का मात्रक बताओ, क्या कहे, स्टीफन नियतांक, तो कैसे निकाले हम लोग, स्टीफन नियतांक यहां से निकालो सिग्मा, सिग्मा बराबर E अपॉन T की पावर 4। क्या होगा, E अपॉन T की पावर 4। अच्छा, E क्या है, तो अगर हम लोग कहें तो E था 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा। अच्छा, इसको ऐसे लिख लेनी चाहिए हम लोग, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, E बराबर 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा, कैसी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। समझो ध्यान से भाई, अगर हम पूछे कि E का मात्रक बताओ, तो E है ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल। लेकिन निकली कहां से है, तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होगा, मीटर स्क्वायर।
अच्छा मीटर स्क्वायर और कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, तो मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इंटू क्या होगा? सेकंड। बोलो बात समझे भाई, क्या रहेगा मात्रक? ई का मात्रक क्या है? ई का मात्रक है जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। अब अगर और याद करें, हमें किसका मात्रक चाहिए? स्टीफन नियतांक का। तो अगर स्टीफन नियतांक का मात्रक चाहिए तो क्या लिखोगे? सिग्मा बराबर ई अपॉन टी की पावर 4। तो ई क्या है? तो ई का मात्रक है जूल, जूल और बटे में मीटर स्क्वायर, बटे में क्या होगा? मीटर स्क्वायर इंटू में क्या होगा? सेकंड, इंटू क्या होगा? सेकंड। और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? टी, टी मतलब परमताप। परमताप का मात्रक क्या है? केल्विन। तो केल्विन की पावर कितनी होगी? 4। केल्विन पावर कितनी होगी? 4। मतलब पूरा मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इंटू केल्विन की पावर 4। जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इंटू केल्विन की पावर क्या होगी? 4। समझ गया? तो क्या लिखो यहाँ तो जल्दी से। तब तक हम ध्यान है, देगा हम देख ही देगा कर ले, हम बहुत होशियार आदमी है। शांति बनाए रखें कृपया करके। का पढ़ा तुमने भाई? ई बराबर 1 सेकंड में एकांक प्रतिष्ठ क्षेत्रफल। पढ़ने तो नीचे बैठ जाओ, आराम पढ़ लो। देखो सर्जित ऊर्जा ई बराबर जूल मीटर स्क्वायर सेकंड। तब जो का चिन्ह लगाया तुमने यार? सिग्मा, सिग्मा जूल बटे मीटर स्क्वायर और सेकंड किलो और कुछ सेकंड किलो। लजवान अम्मा फोन चलाने वाला हूँ। आवाज नहीं बिल्कुल समझ गया की बात। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि स्टीफन नियतांक का मान बताओ। क्या बताओ? स्टीफन नियतांक का मान, नियतांक का मान। स्टीफन नियतांक का मान बताओ, ठीक है। मान सिग्मा बराबर 5.67 गुणे 10 की पावर -8। क्या होगा मात्रक? मान कितना होगा? 5.67 गुणे 10 की पावर -8। और मात्रक, तो मात्रक सिंपल सी बात है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन पावर कितनी होगी? 4। तो भाई ये कंप्लीट हो गया। कौन सा नियम? स्टीफन का नियम। एक बार लास्ट टाइम रिपीट करें, फिर अगला नियम आएगा बीन का नियम, ठीक है। समझो पहले नियम क्या है। स्टीफन का नियम किसने दिया? स्टीफन ने। प्रमाणिक सिद्धांत या सैद्धांतिक प्रमाण किसने दिया? बोल्ट्जमैन ने। कब दिया? 1884 में। किसके लिए दिया? आदर्श कृषिका पिंड के लिए दिया। अच्छा, इस विकिरण के काम क्या है? 2 काम है। कौन कौन से? उत्सर्जन और अवशोषण। अगर कोई पिंड आदर्श है तो आदर्श का मतलब है कि वो संपूर्ण अवशोषण कर रहा है, संपूर्ण क्या कर रहा है? उत्सर्जन। मतलब पूरा सीखे और पूरा सिखाए, ठीक। अब नियम क्या है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी कृषिका के, इस नियम के अनुसार किसी कृषिका के एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा, उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा उसके परमताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो हमने क्या पढ़ा है कि मान लो ऊर्जा कितनी ई, परमताप कितना है टी, तो ई समानुपाती टी की पावर कितनी होगी? 4। अगर टी की पावर 4 है तो फिर ई बराबर फॉर्मूला बनाया हमने, समानुपाती जैसे चिन्ह हटा तो क्या बना? नियतांक। नियतांक कौन? स्टीफन नियतांक। स्टीफन नियतांक क्या होता है? सिग्मा। फिर हमने आगे सिग्मा का मात्रक पूछा, तो सिग्मा बराबर ई अपॉन टी पावर 4। अच्छा, ई क्या है? ई है 1 सेकेंड में एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा। तो ई का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड होगा। अच्छा, सिग्मा बराबर जूल प्रति, तो हमने मान रखा है इसका ई का मात्रक, और टी मतलब परमताप। परमताप का मात्रक क्या है? केल्विन की पावर 4। और हल के इतना आ गया आंसर, ठीक है। आगे मान क्या होगा? 5.67 गुणे 10 की पावर -8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इंटू केल्विन पावर 4। समझ गया था क्या? लिखो जल्दी से। ओए, ठीक है। अगला नियम क्या होगा? आप देखो इसके बाद। देखो सेकंड नियम, वीन का नियम। बीन का नियम, और या इस दूसरा नाम है बीन का विस्थापन नियम। बीन का विस्थापन नियम लिख लो भाई, इनके क्वेश्चन बनेंगे इनके ऊपर, ठीक है। बीन का नियम या बीन का विस्थापन नियम। चलो हेडिंग डाली। अब सबसे पहली बात, स्टीफन का नियम पढ़ा। किसके लिए पढ़ा? इसके लिए आदर्श कृषिका पिंड के लिए। कौन सा नियम? स्टीफन का नियम। अच्छा, अगर बाई चांस में पूछ ले स्टीफन के नियम का दूसरा नाम, तो नीचे नोट बना के लिख लो, कहीं भी जगह बाकी हो। स्टीफन के नियम को, स्टीफन के नियम को स्टीफन बोल्ट्जमान नियम भी कहते हैं। स्टीफन के नियम को स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम भी कहते हैं।
स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम भी कहते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। हम लोग बात किसी कर रहे हैं वीन के नियम की, समझो अच्छे से। बहुत नॉर्मल चीजें एक बार में याद होगी। ठीक है, सबसे पहले वीन का नियम क्या है वो समझो। माइक ही निकल गया, लिए घूम समझो ध्यान से। वीन का नियम क्या है? तो एक वैज्ञानिक थे वीन, ठीक है, वीन नाम के वैज्ञानिक हैं। वीन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1896 में, कब? 1896 वैज्ञानिक वीन ने सन 1896 में बताया। किसने? वैज्ञानिक वीन ने सन 1896 में बताया कि किसी कृष्णिका, यहां भी बात किसकी हो रही है? बोलो। कृष्णिका की। किसी कृष्णिका के सतह से या पृष्ठ से, किसी कृष्णिका की सतह से या पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्घ्य, उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्घ्य, उसके परम ताप के, समझो ध्यान से। वैज्ञानिक वीन ने सन 1896 में बताया कि, वैज्ञानिक वीन ने सन 1896 में बताया कि किसी कृष्णिका के, किसी कृष्णिका की सतह से उत्सर्जित होने वाले, किसी कृष्णिका की सतह से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्घ्य। अच्छा, अधिकतम तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा एम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैम्डा एम मतलब लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, अधिकतम तरंग दैर्घ्य, उसके परम ताप, किसके परम ताप? बोलो। कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती। कैसे? इस परम ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? टी। तो सिंपल सी बात है, लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती टी, लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती टी। और जैसे टी का हम कैची गुणा करें तो लैम्डा एम गुणा में टी, और बराबर क्या बन जाएगा? नियतांक। बराबर क्या होगा? नियतांक। और इस नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं? वीन नियतांक। क्या बोलते हैं? वीन नियतांक। बोलो, बात क्लियर है? तो वीन का नियम क्लियर है, इतने पिक्चर से पूरी क्लियर हो जाएगी बात। क्या कहोगे? वैज्ञानिक वीन ने सन 1896 में बताया कि, वैज्ञानिक वीन ने सन 1896 में बताया कि किसी कृष्णिका के, किसी कृष्णिका के सतह से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की, किसी कृष्णिका की सतह से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्घ्य, उत्सर्जित होने वाले विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्घ्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती टी, मतलब लैम्डा एम समानुपाती 1/t। और जैसे t है तो t का अगर हम लोग कैची गुणा करें लैम्डा एम इंटू टी बराबर नियतांक। नियतांक कौन सा होगा? वीन नियतांक। और इसी को हम लोग कहते हैं वीन का नियम। बोलो, कन्फर्म है? ठीक है, लिखो पहले नियम क्या है एक बार। इतना सन 1896 में, सन 1896 में वैज्ञानिक वीन ने बताया कि, सन 1896 में वैज्ञानिक वीन ने बताया कि, वैज्ञानिक वीन ने बताया कि किसी कृष्णिका की, किसी कृष्णिका की सतह से उत्सर्जित विकिरण की, किसी कृष्णिका की सतह से उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्घ्य, विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्घ्य, उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्घ्य, अधिकतम तरंग दैर्घ्य उसके परम ताप के, उसके परम ताप के, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, लिख लो भाई, इतनी बात यहाँ पे लिखो। यदि अधिकतम तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम, यदि अधिकतम तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम, लैम्डा एम तथा परम ताप टी है, तथा परम ताप टी है, तब, अब लिखो यहाँ तक। और टॉपिक वही केवल यही तक, क्योंकि फिर ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, 1 घंटा होगा पूरा। ठीक है, तो आगे फिर बाकी टॉपिक कल सुबह करेंगे पूरा हम लोग, जैसे आइंस्टीन का समीकरण, और मतलब पार्ट तो पूरे खत्म करने वैसे। ठीक है, इतना कन्वर्ट करने आराम से अच्छी तरीके से, बढ़िया। कोई दिक्कत लगे बता देना।